हम महिला स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे हम चर्चा करेंगे जो अंग्रेज़ी में टैबू कहते हैं या प्रतिबंधित होती हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन दूंगी कि ये समस्या और हम सभी महिलाओं के जीवन में आती है। तो डॉक्टर शैला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेनोपॉज। मैं बोल दूं पहले ही, इसको हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी कि महिला के प्रजनन शक्ति का एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव आता है आपके जीवन में। मैं खुद 50 साल की हूँ तो मैं जानती हूँ ये, और हम सभी, मेरे ख्याल में अधिकांश महिलाएं इसके दौर से गुज़रती हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि समाज में हम खुल के इस बारे में बात नहीं कर पाते और इसके बारे में जागरूकता नहीं है, और जब हमें पता ही नहीं होता कि हम किस अवस्था से गुज़र रही हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है। तो आप ये बताइए कि ये क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि इसके तमाम लक्षण हैं और हम उनकी दवाई लेते रहते हैं, लेकिन ये सब मिलकर 45 से 55 साल की उम्र में महिलाओं को ग्रसित होती है। मैं बीमारी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक पड़ाव हमारे जीवन में आता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। मेनोपॉज आज हम बात कर भी पा रहे हैं, जो लोग इससे गुजर चुके हैं उन्होंने शायद कभी बात नहीं की होगी। एक महिला के जीवन का एक वो पड़ाव समझा जाता है जहाँ पर सिर्फ उनको कि माता जी को बाहर बुला लाएं, आशीर्वाद दे देंगी, या फिर प्रॉपर्टी के कागज़ पे नाम करा लें, या फिर मम्मी एक घर ख़रीद लिया है तो चलेंगी या यहीं रुकेंगी। तो उस फेज से निकलकर मेडिकलाइजेशन ऑफ मेनोपॉज हुआ है। हम समझने लगे हैं कि इसमें महिलाओं को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। सो पहले तो मैं बता दूं, एवरेज एज जो हमारे कंट्री में है वो 46 ईयर्स है। 46 ईयर्स से पहले होता है तो उसको थोड़ा सा अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं, और 40 ईयर्स से पहले बोलते हैं तो वो प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है, और उसमें हेल्थ डिटेरियोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 45 to 55 नहीं, 53 ईयर्स तक मेनोपॉज हो जाना चाहिए। 53 साल के बाद ये लेट मेनोपॉज होता है। जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो पीरियड्स की इरेगुलरिटी, महीना थोड़ा सा गड़बड़ होकर आने लगता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो होता है वो हमें लगता है कि महिलाएं ऐसी ही हैं, यानी कि वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ अपना गुस्सा किस पर निकालें, और बेचारे बच्चे और हस्बैंड्स एक कोने में पड़े होते हैं, एक दूसरे से आपस में शिकायतें कर रहे होते हैं कि मम्मी को क्या हो गया। थर्ड इज़ स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आती है, पूरे दिन पूरी रात हो जाती है, आंखें लग जाती हैं, लेकिन सब कहते हैं कि मुझे सब सुनाई आ रहा था, मुझे सब पता चल रहा था। फोर्थ इज़ जो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम है, वेजोमोटर सिम्टम, यानी कि हॉट फ्लैशेस। उसमें एकदम से गर्मी लगती है, बहुत तेज़ ऐसा लगता है हाथ पैरों से धुएं और आग निकल रही हैं, और फिर उसके बाद अचानक से ठंडा पसीना आके पूरी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। फोर्थ इज़ जो आपका प्राइवेट एरिया है, यूरिनरी एरिया है, वहाँ पर ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, और काफ़ी महिलाओं को सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक साथ नहीं आती हैं, एक सीक्वेंस में आती हैं। पूरे 10 साल तक महिला इससे परेशान हो सकती है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, अपनी डाइट को चेंज करके, जो निशी जी बताएंगी, अभी ईशी जी बताएंगी। तो और डॉक्टर शैला, इसी बात पर जब आपने डाइट का नाम ले ही दिया तो अब ईशी जी आपसे बात करनी पड़ेगी कि इस अवस्था में, और इसके अलावा भी मैं कहूँगी हमारी जो महिलाओं में 35 वर्ष से कुछ ना कुछ शरीर में जैसे बोन डेंसिटी कम होने लगती है, जोड़ों का दर्द, या इसी अवस्था में आप क्या कहेंगे कि इसमें पोषण का कितना महत्व है? आई विश हमारे पास ऐसा कुछ जादू होता, लेकिन जो हम नई साइंस, जो हमारी पुरानी आयुर्वेदिक साइंस में बातें लिखी थी, वो हम उसको अब वापस समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये खाली हार्मोन्स का नहीं है, क्योंकि आज हम लोग बात करते हैं ये मेरी एक्ने है, ये हार्मोनल है, मेरे मुंह पे पिंपल्स हैं, ये हार्मोनल हैं, तो ठीक है।
लेकिन अडल्ट एक्ने होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो है हमारी आंतों में बदलाव, जिसको आजकल गट के ऊपर बहुत चर्चा हो रही यानी है। खाने पीने से सब जुड़ा हुआ है, पाचन शक्ति, हाँ हमारी जी, और पाचन जो शक्ति पे इसका असर। हमारी जो पाचन शक्ति, एग्जैक्टली जो आपने बोला, हम लोग कहते थे यू आर व्हाट यू ईट, जो और जैसा अन्न वैसा जो आप मन, शरीर में डालेंगे वही आप बनेंगे। और जो जैसा अन्न वो बहुत, जैसा वैसा मन, अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन। तो अन्न के ऊपर जो हमारी चेंजेस आते हैं आंतों में, वो हमको समझने हैं। तो अगर वो हम समझेंगे कि ये क्या, इसका क्यों इतना महत्व है। पहले तो हम डाइट में यही बात करते थे, सब्जियां लें, फल लें, अच्छे फैट्स लें, लेकिन अब जो फोकस आया है, इनफैक्ट 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट्स पर इतना जोर दिया है, उसकी एक वजह है अपार्ट फ्रॉम द इकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी हेल्थ के लिए, और ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा इवन इन मेनोपॉज। गेहूं कम करके हम बाजरा और जो मोटे अन्य अनाज है उनका सेवन करें, और जो उनका, हमारी दादी नानी खाया करती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि वी लूज टॉलरेंस टू सर्टन, जो हमारे सॉरी मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बोल जाती हूँ, लेकिन हमारी जो पाचन शक्ति है वो बदल जाती है और हम इसको नहीं पचा पाते पूरी तरह से। उसकी वजह से एक इन्फ्लेमेशन या आग बनती है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं, और उसमें सपोर्ट करनी पड़ेगी न्यूट्रिशनली भी, मतलब उसमें हाँ कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, कुछ कमियां हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन लेने पड़ेंगे। और हाँ, जब आंतों में फ़र्क आया तो स्वाभाविक है कि कुछ जो हमारी अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, हमारी आंतें सोख नहीं पाती। एग्जैक्टली। और कुछ हद तक जो हमारी मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, जो हम सब 28 डेज में, उसमें जो हमारे सिम्टम्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं, बट वो बॉडी ट्रांजिएंट होती है, अपने आप ठीक कर लेती है। इरिटेबिलिटी मैम ने कहा, चिड़चिड़ापन, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, वेट गेन एंड क्रेविंग्स, फूड क्रेविंग्स, ये सब चीज़ें ट्रांजिएंट फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन के समय आती हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं। वही चीज़ अच्छा, आपके लिए ये सब जाने वाला है जी, कुछ समय के लिए होता है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि ये पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगा। ये कुछ समय बाद आपके शरीर, आपकी मन और तन अपने आप इसको संभाल लेंगे। आप अपने आप भी हिम्मत रखिए। कई बार हम लोग दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं पेट में कुछ गड़बड़ है, दवाई ले लेते हैं, लेकिन सब इससे जुड़ा होता है, तो ज़्यादा दवाइयाँ ना लें। क्या कहेंगे आप? कब तक दवाई लेंगे जी? जब तक रूट कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे तब तक आपको फिर राहत नहीं मिलेगी। घरेलू नुस्खे की बात हो रही है। सभी फीमेल्स को 35 इयर्स के बाद सोयाबीन की बड़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए। कच्ची प्याज का सलाद ज़रूर खाना चाहिए, उसमें नींबू डाल के। और रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है, कोई बताएं प्लीज़? रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम मैम? तिल बिना भुना रोज़ 1 चम्मच ज़रूर लें। जो हमारे लड्डुओं में हम लपेट के खाते थे, लड्डू चाहे अवॉइड करें, बट तिल ज़रूर लें। तो दीपिका जी, आप बताइए, आपने कैसे गांव में जाकर और महिलाओं में बदलाव किया? तो मनीषा जी, ये बहुत अच्छा जंप किया आपने, जिसको कि हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। एक इंडिविजुअल बॉडी को क्या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वहाँ से चलते हुए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। क्योंकि ओवरऑल, और कुछ आंकड़े मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ हमारा सर्वे लेवल डेटा हमको बताता है कि कम्युनिटी के स्तर पर, ओवरऑल पॉपुलेशन लेवल पे क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरह से हमें टैकल करना है। तो एक आप सभी ने नाम सुना होगा, कुछ कहते हैं अनीमिया, जिसको कहा जाता है खून की कमी। जी हाँ। तो ये हमारे रीसेंट स्टैटिस्टिक्स हमको बताते हैं कि हमारे देश में 60% महिलाएं, आप चाहे अर्बन इंडिया की बात करें, आप चाहे ग्रामीण इंडिया की बात करें, आधी से ज़्यादा महिलाओं में खून की कमी है। महिलाएं खून की कमी है उनमें। इसके अलावा अगर आप 5 साल से छोटे बच्चों की बात करें, जो कि मदर पर, महिला पर, माँ पर बहुत उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें कुपोषण जो है 1/3 है।
तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स और डेटा था जिसको कि हमें नज़र रखते ये हुए बिल्कुल बहुत ही आँख खोलने वाले आंकड़े हैं दीपिका जी। हम यहाँ महिलाएं जो बैठी हैं, आधी से ज़्यादा आपके खून की कमी है, जिसके बहुत ज़्यादा असर होता है आपके स्वास्थ्य पे, आपकी ऊर्जा पर। हम थकान महसूस करते हैं, वो इसी वजह से। हमारी समस्या है मोटापा, और शहरों में नहीं, ये है पूरा, आप चाहे रूरल लीजिए चाहे आप अर्बन लीजिए, सभी जगह। ये सभी जगह पर है। और ये हमारा उगता हुआ, यानी हम जिसको कहते खा हैं तो रहे चैलेंज, हैं लेकिन उसमें पोषण नहीं है। बिल्कुल। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा खाद्य है, जो हमारी डाइट है, वो हमारे को दोनों एंड पे ज़रूरी है। हमको वो खाना है जो हमारे को हमारी कमियों को पूरा करे, और हमको वो खाना है जो हमारे को बढ़ता, जो कि एक्सेस जैसे कि एनर्जी, फैट, उसको कम करे। मैं शेफालिका पांडा जी से पूछना चाहूँगी कि आपने भी एक इसी तरह का एक कार्यक्रम, अभियान किया ग्रामीण महिलाओं के बीच में, और वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसमें स्व संचालित समूह जो है इन्होंने ही चलाया। उसका नाम आपने उन्नति के नाम से आपने किया। तो इसमें खासकर जो महिलाओं के स्वास्थ्य, उसमें आजीविका भी था, पर जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित पहलू हैं, आप उस पर प्रकाश डालिए। बात पोषण की है, बात जानकारी की है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये मानना है कि जब महिलाएं सफल होती है, जब महिलाओं की सशक्तिकरण पे हम जोर मानते हैं, उस वक्त सामुदायिक विकास होता है। और जब हम देखें कि जिन महिलाओं के पास मात्र एजेंसी है, तो उन्हीं के माध्यम से हमारा अंतर पीड़ित परिवर्तन हो सकता है। कई बार हमारे पास सत्ता होती है पर क्षमता नहीं होती जी। हमें ये नहीं पता होता हम उस सत्ता का कैसे उपयोग करें। तो जब आपने उस क्षमता पे जी काम किया जिससे वो सही फैसले ले पाए। जी, क्योंकि अगर हमने अभी न्यूट्रिशन की और पोषण की बात की, तो आप सोचिए कि ग्रामीण भारत की बात नहीं है, यहाँ पे शहरों में भी अगर 60% की एवरेज है, 7% की एवरेज है, जहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशन, अनीमिया और न्यूट्रिशन दोनों की बात हो रही है। अगर खून की कमी है तो आगे जाके ये बच्चियाँ जब शादी करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, तो लो वेट बच्चे पैदा होंगे, और वहीं से सिलसिला शुरू होता है पुअर हेल्थ का। बहुत ये एक सार है हमारे पैनल की चर्चा का। सार ये है कि देखिए, महिलाओं को प्रकृति ने प्रजनन और पालन की क्षमता दी है, और अगर हम महिलाओं में निवेश नहीं करेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश नहीं करेंगे, तो हमारी आगे की जो पीढ़ियां हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो कैसे मजबूत होंगी। मैं चाहूँगी कि अगर कोई सवाल है इस पैनल से। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम थैलीसीमिया माइनर के बहुत केसेस देखते हैं और थैलीसीमिया मेजर के भी, और वो ब्लड से ही रिलेटेड है और उसकी वीकनेस मोस्टली लेडीज़ में पाई जाती है। आप उसके लिए थोड़ा सा गाइड करें सबको। ये एक बहुत गंभीर इशू है, और इसमें शादी से पहले दोनों का चेक होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड अगर माइनर है तो ऐसी कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर देना चाहिए। और मेरे अपने पेशेंट्स जो हैं थैलेसीमिया माइनर के, अगर वो अनाज का परहेज़ करते हैं, जो सही अनाज खाएंगे, तो उनका हीमोग्लोबिन 12-13 भी पहुंच जाता है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जिसको मेजर है उसका तो ट्रीटमेंट आपको पता ही है, ट्रांसफ्यूशन, बट चेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर शैला, आप कुछ कहना? हाँ, ये प्रेगनेंसी में 3 से 5% लेडीज़ में मिलता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखती हूँ। तो माइनर में जैसे मैडम ने कहा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन इनका हीमोग्लोबिन बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डाइट से पूरा नहीं होता है तो सप्लीमेंटेशन बहुत आवश्यक है। हफ्ते में 2 से 3 आयरन की गोली, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, जो सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलता है, वो ज़रूर देना चाहिए। डीवर्मिंग भी इनमें बहुत ज़रूरी है। जो पेट में, आंतों में कीड़े होते हैं, वो इसकी कमी को और एक्सरबेट कर देते हैं। और शादी के पहले अगर चेक नहीं हो पाया, अभी तो हम सिर्फ कुंडलियाँ मिलाते हैं, ये टेस्टिंग भी हमें उस कुंडली में शामिल कर देनी चाहिए। नहीं हो पाया तो शादी के फ़ौरन बाद ये टेस्ट ऑफ़र किया जाता है, जिसको पेरी कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। और भारत सरकार इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो टेस्टिंग हर किसी की कराना ज़रूरी है। इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जैसे सर्विक्स कैंसर की
घटनाएं होती हैं उसके लिए क्या सर्वाइकल कैंसर। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को जागरूक करने के लिए? हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। स्कूल में लें, घर पे लें, पड़ोस में लें, सोशल मीडिया पे लें, किताबों में लें, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे लें। सर्वाइकल कैंसर 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है। सभी महिलाएं प्लीज़ सुन लें। इसका बचाव सबसे पहले टीकाकरण से है। 9 साल से 14 साल की लड़कियों को सिर्फ 2 डोज, 15 साल से 26 साल की लड़कियों को 3 डोज, और 26 साल से 45 साल की महिलाओं को, और लड़कियां ही बोलूँगी मैं, सॉरी, उनको भी 3 डोजेस। इसका कितना प्रभाव है ये अभी डाउटफुल है, बट काम करेगा ज़रूर, ये हमारी उम्मीद है। सेकेंड इज़ पैप स्मेयर स्क्रीनिंग। टीका लगवाने से बिल्कुल आंख बंद कर लेनी नहीं चाहिए कि अब हमें स्क्रीनिंग नहीं चाहिए। जिसका नाम पैप स्मेयर होता है। ये गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की तरह होता है। सिंपल टेस्ट है। आप अपने किसी भी डॉक्टर को जाकर, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाकर, 2 मिनट भी पूरे उसमें नहीं लगते हैं और 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो 3 साल तक दूसरा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। 21 साल से 65 साल की एज तक ये स्क्रीनिंग करानी है। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शायद सबसे पहले आने चाहिए, आप अपनी इम्यूनिटी और हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली है तो HPV क्या कुछ भी फाइट कर सकते हैं। और इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा है न्यूट्रिशन। खाना अच्छा खाएं, पॉजिटिव रहें, मेंस्ट्रुएशन के टाइम अपने हाइजीन का ख्याल रखें। कोई भी सफ़ेद डिस्चार्ज, पेड़ों में दर्द, बुखार, पेशाब का भी इन्फेक्शन होने पे सेल्फ मेडिकेशन ना करें। प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। 2-2, 3-3 दिन के इलाज से ये सब पूरी तरह एलिमिनेट हो सकता है। अपना ख्याल रखें सबसे पहले, तभी दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ बातें हमें बड़ी असहज लगती हैं, लेकिन उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे एस्टीम पैनल का कि आप लोगों ने आज ऐसी मजबूती से ये सब बातें कही हैं बिना झिझक के।